हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग विजन आइस के मंथली मैगजीन्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम दी जनवरी ऑनवर्ड्स फॉर आवर सी ए पी एफ ए सी एग्ज़ाम। और टारगेट मेरा ये रहेगा कि इसको हम कवर करें फ्रॉम दी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पर्सपेक्टिव लेके यहाँ पे चलेंगे, हर जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक आएगा। और आज के इस लेक्चर में जो इसका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पोर्शन है इसको पूरी तरह से देखने वाले हैं, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन इन जुडिशरी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, और इसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से लिंक करेंगे, एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो कि छोटी छोटी न्यूज़ रहती हैं फ्रॉम दी पेपर 1 पर्सपेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेक श्योर वन थिंग कि नोट करते रहें चीज़ों को। कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसको नोट करते रहें, नहीं तो भूलना। आपको लगेगा कि हाँ मैं नहीं भूलूंगा इस चीज़ को, ये तो मुझे याद रहेगी, लेकिन यकीन मानिए भूल जाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि वो सबके साथ होता है। और अगर आप खुद को तेज़ समझते हैं तो बात दूसरी है, मत नोट करिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको नोट करना चाहिए सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला टॉपिक है, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। न्यूज़ में क्यों था ये? न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एग्जीक्यूटिव की डिमांड आई है, या फिर अभी डिमांड आई एग्जीक्यूटिव की बोल सकते हैं, या फिर लेजिस्लेचर की डिमांड आई है कि एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जो जजेस के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफ़र से डील करता है। अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से डील करता है। थोड़े से बैकग्राउंड को समझते हैं तब ये थोड़ा जो चीज़ें हमें ज़्यादा ढंग से समझ में आएंगी कि कॉलेजियम सिस्टम में क्यों एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक सेकेंड, सबसे पहली बात तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना, एक सेकेंड, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो अंडर आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड आर्टिकल नंबर 217 फॉर द हाई कोर्ट जजेस दिया हुआ है। अब इस अपॉइंटमेंट की बात करें उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज़ फिक्स्ड। जब ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 8 जजेस, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे। अभी आपको करंटली पता है स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? 1+33। ठीक है, 1+33 यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अदर जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो अभी मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट होती है या फिर ट्रांसफ़र, तो खैर हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में तो पॉसिबल नहीं है। और हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होता है दैट इज़ अंडर आर्टिकल नंबर 222, दैट डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट्स। ये करता है कॉलेजियम सिस्टम। संविधान में हमारे सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है, प्रोसीजर इसमें मेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ऐसा ही नहीं, CJI से पूछ लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। फर्दर केसेस होते रहे जिसमें ये बात निकल के आती रही कि क्या CJI के जो एडवाइस है वो बाइंडिंग, या फिर यानी कि कॉन्करेंस की बात आती रही कि क्या सहमति दोनों के जो व्यूज़ हैं उसमें ज़रूरी है फिर नहीं है। तो जो फर्स्ट जजेस केस था या फिर जो SP गुप्ता केस था, जिसको हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं, कॉन्करेंस ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एडवाइस लेनी है CJI की एंड दैट्स इट। प्रेसिडेंट अपने कॉग्निजेंस पे काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि कॉन्करेंस होनी चाहिए। देन हमारा आता है सेकंड जजेस केस। इसमें यह बोला जाता है कि बिल्कुल जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वो CJI से एडवाइस लेंगे, और CJI जो हैं वो 2 अदर जजेस से आपकी एडवाइस लेंगे। ठीक है, और ये जो है कॉन्करेंस है, इसका मतलब ये जो एडवाइस है दोनों की सहमति से ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अगर CJI और 2 अदर जजेस कुछ और बोल रहे हैं या फिर 2 अदर जजेस कुछ और बोल रहे हैं, तब तक CJI उसको प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचाएगा। जब सबकी सहमति होगी तभी जो है अपॉइंटमेंट हो सकती है। थर्ड जजेस जो केस आता है, इसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि प्रेसिडेंट तो है और CJI भी है, लेकिन अब 4 अदर जजेस यानी 2 और जजेस को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2 और जजेस को। फिर हुआ क्या बीच में? हुआ आप सभी को पता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसके तहत, इस संशोधन के तहत क्या करता है पार्लियामेंट, एक NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नामक एक बॉडी सेटअप करता है, जो कि रिप्लेस करता है टू रिप्लेस कॉलेजियम। इसमें कौन कौन होता है? इसमें NJAC में कौन कौन होता है नहीं, मतलब कौन कौन होता था, एक तरह से बोल सकते हैं जब ये सेटअप हुआ था।
CJI एज द चेयरमैन, अब हमें पूरा उसका वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, बस ये समझ लो CJI उसमें चेयरमैन, बाकी कुछ जजेस रहेंगे और उसमें लॉ जो आपके मिनिस्टर हैं वो भी रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेशन इसमें डाल दिया गया था। बट यू ऑल नो कि इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फोर्थ जजेस केस से रिपील कर दिया गया था। ठीक है, फोर्थ जजेस केस ने जो है रिपील कर दिया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, और फिर से जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको वापस ले आया था। बिकॉज इसने ये बोला था कि भाई आर्टिकल नंबर 124 और जो आपका 217 है उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अपॉइंटमेंट में। तो पहले आप उसमें अमेंडमेंट करते, फिर 99th हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते, तो बात ठीक भी थी, लेकिन इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो जो अभी करंट कॉलेजियम है उसमें आप ये समझ लो कि जैसे आपका चीफ जस्टिस रहता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में, और 4 अदर जजेस रहते हैं, और हाई कोर्ट के केस में एक वहाँ का जो चीफ जस्टिस है और 2 अदर जजेस, ये वहाँ का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या इसमें नया डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी हाल ही में जस्ट अ सेकेंड, अभी हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। देखिए वो तो कहा ही गया, क्योंकि अभी जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने भी इस पे काफ़ी सारे रिमार्क्स पास किए हैं कि इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा तो कहीं भी किसी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी कंट्री में नहीं है कि खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट वो खुद ही कर रहा है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी खुद है। तो इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी उतनी डेवलप नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म नेपोटिज्म वहाँ पे काम कर जाता है अकॉर्डिंग टू हिम। और अभी हम देखेंगे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कैसे केशव नंदा भारती केस को एकदम बोला ये सब फर्जी की चीज़ है। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल लाया गया। कौन लाया? ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? 2 तरह के बिल होता है, लेट अस डिस्कस इट। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेके चलेंगे, दैट इज़ वाई डिस्कस करना ज़रूरी है। तो 2 तरह के हमारे बिल होते हैं, द वन इज़ पब्लिक बिल एंड द अदर इज़ प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल वो होता है जो कोई मिनिस्टर लाता है, प्राइवेट बिल वो होता है जो कोई प्राइवेट मेंबर लाता है। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है, सिंपल। रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है। ठीक, पब्लिक बिल लाने के लिए 7 दिन का प्रायर नोटिस देना ज़रूरी होता है। प्राइवेट मेंबर बिल के केस में 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी होता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पास होने के, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर ये पास नहीं होता है, दैट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है कि हमें लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है पार्लियामेंट में, और इसके केस में ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। ये जो होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल जो है सिर्फ फ्राइडे के दिन ही लाए जाते हैं। ठीक है, फ्राइडे को ही डिस्कशन होगा और फ्राइडे को ही लाए जाते हैं। तो ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है, ये विकास रंजन भट्टाचार्य जो CPM पार्टी के एक मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लेके आए। और इन्होंने बोला दैट दिस बिल एम्स टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट थ्रू द नेशनल जुडिशियल कमीशन सेटअप करने की ये बात कर रहे हैं। अब NJAC तो बिल ला नहीं सकते, क्योंकि वो तो रिपील कर दिया था, तो सेम नाम का तो बिल लाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अभी ये बिल लेके आए हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है, और यू शुड नो वन थिंग मोर रिगार्डिंग दिस प्राइवेट मेंबर बिल, कि याद रखिए अभी तक इंडिपेंडेंस से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट मेंबर बिल पास होने के बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं। तो अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, जिसमें से पिछला वाला सन 1970 में हुआ था, 1970 में। जो फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल था वो आपका जो पास हुआ था 1952 में, दैट वाज रिगार्डिंग मुस्लिम वक्फ बिल। ठीक है, मुस्लिम वक्फ बिल जो आपका 1952 में आया था, तब इसको जो है ये पास किया गया था। अब इसके रिगार्डिंग इससे ज़्यादा आपसे प्राइवेट और पब्लिक मेंबर बिल के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आई थिंक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बिल सीक्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द NJC फॉर रिकमेंडिंग द पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर देयर ट्रांसफर टू ले डाउन द जुडिशियल स्टैंडर्ड्स टू एस्टैब्लिश क्रेडिबल एंड expedient mechanism for investigating for the presentation of an address by parliament to the president in relation। अभी होता है क्या, जैसे कॉलेजियम बना, ठीक है, जो कॉलेजियम होता है वो आपस में डिस्कस करेगा, वो फिर जो आपका लॉ मिनिस्ट्री होता है उसको फाइल्स भेजता है कि भाई ये हमारे अकॉर्डिंग इनको प्रमोट करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। और अगर मान लेते हैं कि ठीक है सब कुछ प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे,
प्रेसिडेंट इज़ जस्ट एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बट मान लेते हैं कि इनको मज़ा नहीं आ रहा है कि नहीं इनको मत अपॉइंट करो, ये लोग भी फर्दर जो आपकी काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जैसे IB वगैरह, उनसे उनको ये फाइल देते हैं कि भाई देख लो एक बार की सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि वो सही नहीं पाते हैं और इनसे बोलते हैं कि यार देखो ये 2 जजेस जो हैं हमें सही नहीं लग रहे, इनको हटाओ, लेकिन ये पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट है, कॉलेजियम पे डिपेंडेंट है कि इस एडवाइस को माने या फिर ना माने। ठीक है, अगर बोल देते नहीं नहीं वो सही है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि अपॉइंट करने के। तो इसीलिए जो है एग्जीक्यूटिव को एक तरह से बोल सकते हैं चुल मची हुई है कि हमारा क्यों कोई इसमें से नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं, क्यों नहीं इसमें, सारा जुडिशरी आपस में अपने में ही क्यों यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए ले रही है। तो ये चीज़ जो है, ये पहली चीज़ जो अभी मैंने बताई कि जो प्राइवेट मेंबर बिल किरण रिजिजू के जो रिमार्क्स हैं उसकी वजह से। एंड द थर्ड इज़ क्योंकि जब ये चीज़ आपकी 4th जजेस केस हुआ था जिसमें कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था एंड कॉलेजियम सिस्टम को वापस लाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क ये था कि जो हमने 1973 में केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की। ठीक है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस हमारी ख़राब हो रही है जो आप NJSC के लेके आए हो। इस पे रिमार्क किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कि ये इसको मैं मानता ही नहीं हूँ, KBC जो आपका केशव नंदा भारती केस जजमेंट है ये मानता ही नहीं हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ये सब फर्जी चीज़ें, अपहेल्ड द जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड द पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 368 जो आपका KBC केस में हुआ था। तो आपको पता होगा 1952 में पहले शंकरी प्रसाद केस होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल। अगेन गोलकनाथ केस होता है, उसमें भी आपका पार्लियामेंट बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल। फिर केशव नंदा भारती केस में ये जजमेंट आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट पार्लियामेंट शुडंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, और वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि जुडिशियल सुप्रीमेसी या फिर उसकी इंडिपेंडेंस, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में जो मूल ढांचा एक तरह से संविधान का बोल सकते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं करना है पार्लियामेंट को, ये बोला था वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि उसको वो नहीं मानते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एपेक्स कोर्ट बेंच ऑन डिले। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर कल को कोई अपॉइंटमेंट कॉलेजियम फर्स्ट जजेस केस इससे कुछ भी क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह से, तो क्यों बनेगा, बिकॉज ये न्यूज़ में था इसलिए। रैंडम ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं नो डाउट, लेकिन उस पहले तो UPSC यही ढूंढता है कि भाई कौन सी चीज़ें न्यूज़ में हैं जिससे वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो कोई जब न्यूज़ में होता है तभी वो क्वेश्चन बनता है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें स्टैटिक से लिंक करके भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहीं पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कि जो हाई कोर्ट है वो देश में पहली बार कब सेटअप हुए थे। तो हाई कोर्ट याद रखना देश में पहली बार 1862 में, आप अगर आपको याद हो जो आपका ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था उसमें 3 हाई कोर्ट सेटअप करने की बात कही गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता स्टैब्लिश हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, लेकिन पहली बार 3 हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे इन 1862। खैर आगे बढ़ते हैं, तो एपेक्स कोर्ट बेंच ऑन डिले एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिक्लेयर बाय द, तो सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे भी बात निकल के आती है जिस पे आपका CAPF में क्वेश्चन भी पूछा गया था 2022 में। ये मैं आपका ये पूरा लेक्चर लेने के बाद टेलीग्राम में उस क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने सोचा था इसको मैं लगा लूँगा लेकिन लगाना भूल गया, तो इसको मैं भी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, आपको ये पता है 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के, एंड यू नो स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट कहाँ पे डिफाइंड है, स्टेट हमारा आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड है फॉर दी फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 36 में डिफाइंड है फॉर DPSP, लेकिन डेफिनेशन दोनों की सेम ही है, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, LIC, ONGC जैसे ये आपके बॉडीज़ इसमें आती हैं। तो स्टेट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट या फिर जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इसके सेपरेशन की यहाँ पे चर्चा की गई है। जुडिशरी पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाता है, ठीक है, जो लॉ को बनाता है उसको चेंज करता है। एग्जीक्यूटिव वो विंग होता है जो उसको एक्शन में लाता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशरी वो होता है जो उसको रिव्यू करता है। और ये सब क्यों किया गया है, टू मेंटेन दी चेक्स एंड बैलेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको नोट करिए फॉर दी पेपर 2। चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है। अब मान लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट को हम बोल देते हैं कि तुम लॉ बनाओ एग्जीक्यूटिव,
तुम लॉ को बनाओ और तुम ही अगर तुम ही जुडिशरी भी हो, तुम ही देखना लॉ सही है कि नहीं है, या फिर पार्लियामेंट को ही सारी पावर देते हैं कि तुम ही बनाओ, तुम ही उसको इम्प्लीमेंट करो, तुम ही रिव्यू करो कि सही बनाया कि तुमने नहीं बनाया। तो ये तो फिर क्या हो जाता है, एक तरह से पूर्ण ऑटोनॉमी टाइप की स्ट्रक्चर हो जाता। तो इस वजह से ये सेपरेशन ऑफ पावर या बोल सकते हैं, या फिर ये 3 विंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ज़रूरी है टू मेंटेन दी चेक्स एंड बैलेंसेस। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है? इसीलिए तो ये न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें जुडिशियल एक्टिविज़म भी देखने को मिल जाता है, तभी तो एग्जीक्यूटिव चढ़ा हुआ है। जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज़म का यही तो आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि बोल सकते हैं कि अगर कोई भी जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है, अब जैसे कि उसने एनजेएसी लेके आया, ठीक है, एनजेएसी तुरंत उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तुरंत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो इस एक तरह से पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें एनक्रोचमेंट कर रहा है कौन? जुडिशरी। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं, मतलब जुडिशरी जब अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का वॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, कमेंट में आप ये बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पार्ट होता है। तो प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है वो कभी कभी लेजिस्लेचर की तरह भी बिहेव करता है। याद करिए आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को। तो वो भी क्या है? एक तरह से जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है उसका वॉयलेशन है, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे आर्टिकल 50 जो खुद ये एक डीपीएसपी है जो बात करता है विच डायरेक्ट स्टेट्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स, आर्टिकल 1 ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। टू करंट प्रोसीडिंग्स, ये आर्टिकल 212 ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बस इसमें ध्यान रखना। आर्टिकल 13 आपको पता होना चाहिए जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है तो और वो अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज़, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लॉ एक माना जाता है अंडर आर्टिकल 13 या फिर नहीं? बाकी तो आप ये ऑर्डिनेंस हो गया, टेम्प्रेरी लॉज जो कि हो गए, बाई लॉज हो गए, ये सारे लॉ के अंदर आते हैं अंडर आर्टिकल 13। आपको ये बताना है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका लॉ के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 13। 32 एंड 226 आप जानते हैं, ये आपके रिट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। लेट अस क्विकली डिस्कस अबाउट द रिट जुरिस्डिक्शन। आपको पता है कि आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हृदय व आत्मा बोला था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिसमें कि 5 तरह के रिट्स हमारी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है। अब हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे इसका हाई कोर्ट का वाइड होता है, बिकॉज ये ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए बल्कि लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट को इशू कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे आते हैं लौट के, आर्टिकल 142 किसकी बात करता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू आर सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। इसमें 142 अगेन ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को और पावर दे देता है जुडिशियल एक्टिविज्म करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 142 ये बोलता है कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वहाँ पे वो फैसला सुना सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें राजीव गांधी का जो हत्यारे थे, ठीक है, उनको रिलीज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज़ करके। तो 142 यही बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कहीं जस्टिस नहीं हो रहा तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज़ कर सकता है। अच्छा 143 किसकी बात करता है? 143 हमारा बात करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है, जो कि उस पर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को ऑन 2 मैटर्स, एक मैटर क्या है? कोई भी आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या फिर कोई जनरल फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कोई ऐसा आ गया है, तो उसके उन 2 केसेस में प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस है बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पहले वाले केस में जहाँ पे कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उस केस में एडवाइस देना मैंडेटरी है, दूसरे वाले में मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, होमवर्क फॉर यू इज़ कि आपको बताना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। अभी आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये सब एरिस्टोटल वगैरह ने दिया था, थोड़ा सा देख लो, बाकी इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका सेपरेशन ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने
केस पुट टू स्वामी केस में ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ ऐसे आर्गूमेंट वगैरह में आ जाती है, आर्गूमेंट में आप कोई भी जब चीज़ लिखते हो उसको आप अगर इन चीज़ों से, केस से, सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में कोई जजमेंट सुना है उससे अगर आप बैकिंग देते हो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल से बैकिंग देते हो, ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, ठीक है। मतलब उससे बेटर और चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। एंड इट प्रिवेंट्स द अब्यूज़ ऑफ पावर। अब वही जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर सारा पावर हम एक ही विंग को दे देंगे कि भाई लेजिस्लेचर तुम ही लॉ बनाओ, तुम ही एग्जीक्यूट करो, तुम ही उस पर अपना देखो कि सही है कि नहीं है, उसको रिव्यू करो, तो क्या होगा, अब्यूज़ ऑफ पावर होगा। क्योंकि सब जब सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में आ जाएगी तो वो उसका क्या करेगा, अब्यूज़ करेगा, ठीक है। इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस as the concept of separation of power helps to strengthen the independence with which the judiciary has to perform its functions। तो इससे होगा ये कि जुडिशरी भी जो है अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएगी। नहीं तो फिर अगर मान लेते हैं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूटिव क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं एनजेसी आ जाता है या फिर धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव ही पूरी तरह से डिसाइड करने लगता है कि कौन जज अपॉइंट होगा, किसका कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो एक तरह से ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हर्ट करेगा और इंडिपेंडेंट तरीके से जजेस अपना डिसीजन नहीं सुना पाएंगे और वहाँ पर फेवरेटिज्म काम करने लग जाएगा। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन यानी कि अगर फॉर एग्जांपल सबके काम बटे हुए हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये वाला इस टाइप का काम करना है, तुमको इस टाइप का काम करना है, तो ऑब्वियस से बात है उसको उसमें उन्हें स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा तो उस केस में जनरलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन नहीं। और ये मिनिमाइज़ करता है आपको कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। इशूज़ इन सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारे आपको चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी इसमें अगर इश्यूज़ की बात करें, क्या इश्यूज़ इन सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, तो डेडलॉक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये देखो चैलेंजेस इन डिवीजन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द लेजिस्लेचर कैन ओनली लेजिस्लेट इट में फेस डिफिकल्टीज टू पनिशिंग समवन हु कमिट्स अ ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज। तो एक तरह से कभी कभी जो लेजिस्लेचर है वो उसको क्वाज़ाई जुडिशियल फंक्शन भी करने पड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अगर ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का चैलेंज है। अब देखिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये यूएसए जैसी आपको डेमोक्रेसीज़ में देखने को मिलेगा जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हमारे आर्टिकल 75 है ना, जो चीख चीख के बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस यानी लोकसभा, लेकिन वहाँ पे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी की मैं बात करूँ, जैसे कि जुडिशरी है, जुडिशरी बोल रहा हूँ, जो लेजिस्लेचर उसको कभी कभी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक IAS ऑफिसर और कुछ गवर्नमेंट जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको पनिश किया, एक दिन का कारावास में रखा वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली ने। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, सज़ा सुनाई। इस पर क्या जुडिशरी कुछ हस्तक्षेप कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो जिस तरह का परफॉर्म किया ये एक्शन, तो ये एक्शन किस तरह का था, क्वाज़ाई जुडिशियल एक्शन था। तो ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी का काम था वो लेजिस्लेचर ने किया। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का एक चैलेंज है। वो एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरी भी है क्योंकि ब्रीच किसके प्रिविलेज का हुआ है, लेजिस्लेचर का, तो पनिश करना भी उन्हीं को बनता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रखेंगे तो वो चीज़ उसका एक वो है। अगेन आई रिपीट, आप सिविल सर्विसेज को वही ऐसे या फिर आंसर लिखने नहीं जा रहे हो, थोड़े से भी अगर आपको पॉइंट है और वही आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आप आराम से आंसर लिख पाओगे। यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, ये आप जानते हो केस IR कोहेलो केस, इट डील्स विद दी 9 शेड्यूल, ठीक है। इसको 9 शेड्यूल केस के भी नाम से जाना जाता है। 9 शेड्यूल में क्या था, 9 शेड्यूल में ये को इनैक्ट किया किस, पहले तो ये पता होना चाहिए किस अमेंडमेंट से लाया गया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो था 1952 में, उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन फिर अभी करंट में 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें कि 9th वाले को फर्स्ट अमेंडमेंट, 10th वाले को 52nd अमेंडमेंट और 11th वाले को 73rd अमेंडमेंट और 12th वाले को 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। अब जो 9th शेड्यूल है उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि इसमें पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ डाल सकता है और वो फिर उसको एक तरह से टेफ्लॉन कोटिंग मिल जाएगी जुडिशियल रिव्यूज, यानी उस पर जुडिशरी फिर रिव्यू नहीं कर सकती है। तो फिर इसमें जुडिशरी ने बोला बिल्कुल नहीं, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है, ठीक है। इस केस में बोला, IR कोहेलो केस में ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है और इसको आप वॉल्यूट नहीं कर सकते हो, इसीलिए जुडिशरी इस पर भी रिव्यू कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई लॉ रख दोगे और उस पर जुडिशरी कभी रिव्यू कर ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी राम जय स्वरूप और ये सब जानने की ज़रूरत नहीं। गोलकनाथ आपको पता है, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जस्टिस, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर कभी हमारे पास ये लिखने को आ जाता है कि अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस में या फिर जो शॉर्टेजेस ऑफ जजेस है हर लेवल पे, अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में करेंटली 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 19 जजेस हैं मात्र। 1 मिलियन 10 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 19 जजेस हैं। वहीं अगर हम बात करें USA जैसी डेमोक्रेसीज़ में, वहाँ पे 1 मिलियन पे 100 जजेस हैं। UK में अगर बात करें 1 मिलियन पे 50 जजेस हैं। तो ये जो है
पीपल टू जो जजेस रेशो ये हमारा बहुत ख़राब है। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे कि एक तो ओवर बर्डनिंग ऑफ केसेस हो गया, और यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज़म भी हो सकता है एक रीज़न। और एक चीज़ यहीं पे एक आपका आई थिंक, हाँ देखो यहाँ पे आप देख सकते हो PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस महानदी कोल फील्ड, ये केस हुआ था 2021 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिकमेंडेशंस बाय द कॉलेजियम मस्ट बी क्लियर्ड बाय द सेंटर विद इन 3 to 4 वीक्स टू अवॉइड एनी डेडलॉक। होता क्या, अभी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था। कॉलेजियम ने एक रिकमेंडेशन दिया कि इसको अपॉइंट करो, अब वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी, तो वो क्या करता है, सरकार क्या करती है, उसमें काफ़ी लेट रिस्पांस देती है। अगर उसको लगता है कि ये तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो बहुत लेट रिस्पांस देती है। तो जो PLR प्रोजेक्ट्स केस था उसमें यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ये काफ़ी कोई पुराना नहीं है, 2021 का ही केस है, तो इसको आप कोर्ट कर सकते हैं कि स्पीडी ये रेजोल्यूशन होना चाहिए ताकि तुरंत अपॉइंटमेंट हो। और ये भी एक रिकमेंडेशन या फिर वे फॉरवर्ड हो सकता है कि नंबर ऑफ जजेस जो स्ट्रेंथ है वो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाए, ठीक है, प्लस स्पीडी एडजुडिकेशन किया जाए। इसमें ICT का यूज़ भी हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे, एक अभी हमारा आर्टिकल आएगा उसमें ICT का यूज़ किया जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका यूज़ किया जाए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम होने चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि लोक अदालत वगैरह है, तो वो इसीलिए आए कि जो हमारा जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उनको कम किया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज़ कि आपको सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं ऑन हाउ टू रिड्यूस, ठीक है, आपको लिखने हैं ऑन हाउ टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन आर कोर्ट्स, इन आर इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। अब याद ये रखिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं, जैसे अभी मैंने ICT का जिक्र किया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका हर जगह यूज़ हो सकता है, जिससे कि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक सीधा समझ में आता है, नॉर्मल समझ में आता है कि भाई जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करो। तीसरा, ये जो आपको एक नया पॉइंट ये हो सकता है मिल गया हो कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लेके आओ। 3 तो ये मैंने बता दिए, बाकी 2 से 3 आप खुद से सोचिए और कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। बस इसके लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसना। और ये भी एक लिख सकते हो, प्रमोटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। क्लियर है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ फेडरलिज्म यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। यूटीज़ और सेंटर के बीच में टसल चल रहा है काफ़ी टाइम से, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस अफेक्टिंग रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स इन यूटीज़। इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूटीज़ का अफेक्ट हो रहा है, और खासकर किस यूटी का अफेक्ट हो रहा है ये आपको पता है, कौन सी यूटी और सेंटर के बीच में जिसमें क्लैश होता रहता है, वो है यूटी ऑफ दिल्ली। काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल LG वर्सेस जो आपका दिल्ली का लेजिस्लेटिव या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके बीच में टसल चलता रहता, तो इस पर भी एक केस जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं दिल्ली का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो पहले आपको पता है पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, इस तरह से क्या होता, क्लासिफिकेशन किया गया था आज़ादी के टाइम पे, क्योंकि आज़ादी के टाइम पे हमारे किस तरह के स्टेट हुआ करते थे। तो एक तो वो हुआ करते थे जिनको एडमिनिस्टर कौन करता था, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था गवर्नर का, तो उनको गवर्नर्स प्रोविंस बोलते थे। कुछ होते थे जिनको आपका चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बोलते थे, जिनको चीफ कमिश्नर ये छोटे प्रोविंस होते थे। कुछ आपके प्रिंसली स्टेट होते थे, ठीक है। तो इनको जो गवर्नर प्रोविंस होते थे, जो बड़े बड़े प्रोविंस होते थे, इनको पार्ट A में रखा गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस को पार्ट B में रखा गया, और जो प्रिंसली स्टेट थे यूजुअली उनको पार्ट C में, और पार्ट D में हमारा सिर्फ एक ही था, एंड दैट वाज अंडमान एंड निकोबार। तो दिल्ली जो था पार्ट C में आता था 1950 में, फिर 1956 में अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको पता है 1956 के तहत दिल्ली जो है यूटी बन गया। यहाँ पे एक गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये स्टेट था, तो एक बार यहाँ पे ये 3 साल के लिए सरकार बनी, लेकिन फिर जब यूटी बन गया उसको डिसॉल्व कर दिया गया, और तब से ही यूटी है। देन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से GNCTD 1991 में इसको पास किया गया, जिसके तहत यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का इसको दर्जा मिला। 2 आर्टिकल्स ऐड हुए, 239AA एंड आर्टिकल 239B, सॉरी, ठीक है, 239AB, जिसमें कि प्रोविजंस जैसे 239AA में ये बोला था कि अब से भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कराएगी, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएंगे। और 239AB में आपकी चीज़ें थी कि यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो क्रिएट होगी, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपकी इसी के थ्रू क्रिएट की गई थी 239A के तहत। 239AB में ये था कि, या फिर ये है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है दिल्ली में,
यानी 239A के प्रोविजंस को सस्पेंड किया जा सकता है और प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बोलता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो 239A का यूज़ करके यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है। 1951 लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज क्रिएटेड विद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। ठीक है। 1951 में, जैसे अभी मैंने बताया, 1951 में क्रिएट हुई थी लेकिन 3 साल तक चली, फिर जब ये यूटी बन गया तो भंग हो गई। 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये फिर आपका 2021 में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में, जिसके तहत ये बोला गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, यानी वही एक तरह से सरकार है। तो भाई दिल्ली का ये जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर जो दिल्ली की सरकार है, उसका ये रोना रहता है कि हमारे हाथ में आप कुछ आपने दे ही नहीं रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड, पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है, ये जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ये आपका भले लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली में, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये सेंटर के कंट्रोल में। और सेंटर का भी अपने अलग अपने लॉजिक हैं कि भाई यहाँ पे इतनी सारी एम्बेसीज़ हैं, मतलब दिल्ली इज़ दी कैपिटल। ठीक है। यहाँ पे बहुत अगर कुछ भी ऐसा मामला हो जाता है तो वो फिर एक तरह से फिर वो दिल्ली की बात नहीं रहती, फिर कंट्री की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जुरिसडिक्शन में रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो वही 69th अमेंडमेंट जो कि 1991 में आया था, उसके 239AA और AB के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, और वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसने 69th अमेंडमेंट ने ये बोला था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दिल्ली में 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि इसने कैपिंग रखी थी। और यही कैपिंग इन जनरल हमारे किस अमेंडमेंट ने रखी थी? 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसने ये बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 15% ऑफ लोकसभा या फिर बाकी स्टेट्स के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ दिल्ली में ही है जो 10% वाला क्राइटेरिया है, बाकी सभी राज्यों और आपका जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर या फिर लोकसभा है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ जो है 15% पे कैपिंग लगाई गई है थ्रू दी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बाकी तो यार आई थिंक ये आपको पता होगा स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट की इसके बारे में, कि हमारे जो 7th शेड्यूल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, जिसमें कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, ठीक है, पुलिस, हेल्थ, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे आपका एजुकेशन वगैरह हो गया, ये सब आते हैं, वेट्स एंड मेजर्स। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। बाकी इन द difference of opinion between the LG and the ministers in any matter, LG shall refer to the president or for decision and act according to the decision given thereof by the president। तो जो president देगा उसका decision final होगा। और जैसे अभी मैंने बताया जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो एक्ट है GNCTD 2021, उसने ये बोला कि द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन LG। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो एक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में बिल्कुल सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें पौंडीचेरी जो है या फिर पुडुचेरी है, वहाँ पे भी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी बनी नहीं है, तो यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन यहाँ पे इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली में उतना नहीं है। उसका रीज़न भी सेंटर के अपने हैं कि भाई दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया। ठीक है। LG's ओपिनियन शैल बी ऑब्टेन बिफोर द गवर्नमेंट टेक्स एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर, यानी कि LG का ओपिनियन लेना अनिवार्य है। क्लियर है? जो कि आपका एक एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है बाय द सेंटर। Issues with the current setup against the privilege of legislature है, no accountability of LG's action undermining the elected government। तो ये क्या है? एक तरह से बोल सकते हो जो इश्यूज़ हैं या फिर जो सरकार है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसका ये कहना है कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बैठती है। ठीक है। और जैसे ही आप ये बोल रहे हो कि LG ही गवर्नमेंट है, ठीक है, LG गवर्नमेंट है, तो LG अगर ये बोल रहा है प्रेसिडेंट से कि ये जो है गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, यानी खुद LG फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अंडरमाइन करता है, और ये पावर को कंसंट्रेट करता है ऑन द हैंड्स ऑफ LG। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस वर्ड को मैंने जानबूझ के हाईलाइट इसलिए कर रखा है बिकॉज इन ऐसे अगर वर्ड्स का आप यूज़ करते हो अपने ऐसे में या फिर आर्गूमेंट में, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाते हैं आपको आंसर को। तो इन चीज़ों को आपको अलग से नोट करना है, बार बार माइंड को बोलना है इनको यूज़ करने के लिए। जब आप कोई भी ऐसे लिखते हो, कोई भी आर्गूमेंट लिखते हो कुछ इस तरह का जहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, तो उसको यूज़ करिए। ठीक है। और अभी जब आप शुरू में इन चीज़ों को लिखोगे तो आपके पास काफ़ी कम चीज़ें हैं, तो ये आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी कि जो आप लिख रहे हो
उसको अभी का अभी रिवाइज़ करो, बार बार अपने ब्रेन को पुश करो इसको याद करने के लिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा इतनी सारी चीज़ें होंगी आप उसको समेट नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको छोटे छोटे भी कीवर्ड्स दे रहा हूँ जिनको आपको लिखना है और जिनको बार बार याद करना है और उनको यूज़ करना है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। बात अगर करें कंट्रोल, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड यहाँ पे दिया है, वे फॉरवर्ड जैसे कि आप भी अपने ऐसे में लिखोगे वे फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा होलिस्टिक टाइप होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए आप कैसे, जैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच, एक बैलेंस होना चाहिए जिसको मध्यम मार्ग भी बोलते हैं ना, जब बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग दिया तो वही है, बैलेंस होना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, पोलिटिसाइजेशन कम होना चाहिए और क्लियर इंटरप्रिटेशन। बाकी ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आते हैं इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है विद द थीम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी। तो ये सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई किस पे, ये एक्चुअली समिट फॉर डेमोक्रेसी नामक एक समिट का स्टार्ट किया था यूएसए ने 2021 में, ठीक है। और उसको होस्ट भी किया था पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है विद द थीम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी। बिकॉज पता है आपको भी कि इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, उसके इलेक्शंस करवाना विद दैट मच ऑफ लिटरेसी रेट, हमारी लिटरेसी रेट खासकर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की तो उतनी तब तो बिल्कुल भी नहीं थी, अगर हम ना के बराबर थी, और तब से इतने स्मूथ तरीके से इलेक्शंस करवाना। अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किस किस के इलेक्शन करवाता है ये भी पता होना चाहिए आपको। लोकसभा के करवाता है, राज्यसभा के करवाता है, प्रेसिडेंट के करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के करवाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के करवाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी करवाता है। ये मत सोचा करिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा आर्टिकल नंबर 324 से 329 में दिया है, जिसमें कोई कुछ प्रोविजंस आपको ये पता होने चाहिए कि इनका जो सर्विस कंडीशन है वो कौन डिटरमाइन करता है, सर्विस कंडीशन इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और एक चीज़ कि ये फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट कहीं पे भी इनको डिबार नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ये फर्दर अपॉइंट नहीं हो सकते गवर्नमेंट के अंदर, बिल्कुल हो सकते हैं। और बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, मतलब कोई नीचे वाली पोस्ट में नहीं जा सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है तो वो किसी स्टेट इलेक्शन कमीशन में नहीं जा सकता है, हाँ वहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है लेकिन वो नीचे नहीं जा सकता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी आपको ये पढ़ लेना है, आर्टिकल वगैरह मैंने बता दिया। और प्रेसिडेंट इनकी सर्विस कंडीशंस को डिटरमाइन करता है और ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इनका जो रिमूवल होता है वो सेम होता है जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का होता है, वैसे ही आपका कैग का भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैग का हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और यहाँ तक कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका भी रिमूवल उसी तरह होता है जैसे कि जजेस का रिमूवल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है राज्यपाल यानी गवर्नर, लेकिन रिमूव करता है प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे अबाउट इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक तरह से इलेक्शन ये क्यों होती हैं, ताकि सभी देश के जो इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में बैठ सके कि भाई हम कैसे करवाते हैं, हम कैसे करवाते हैं, और या फिर हमारे अच्छी प्रैक्टिसेस क्या हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आप बोल सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन करवाना स्मूथली कोई छोटी बात नहीं है। और इस पर सारी हमें तो गर्व है ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी इस पर रिमार्क करती रहते हैं कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्शन करवाना कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पे अगेन टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात हो रही है, अगेन वही ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आपको यूज़ करना है, ऑलमोस्ट हर जगह इसका आजकल यूज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से ऑलमोस्ट हर ऐसे में इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर जगह एक ही चीज़ को चिपकाने की कोशिश भी मत करिए। जैसे कि आप 4 ऐसे लिख रहे हैं अपने CAPF आंसर में, तो ये नहीं कि एक सेम ही चीज़ को बार बार, तो वो क्या जब 4 आंसर पढ़ेगा ना एग्जामिनर समझ जाएगा ये रट के आया और उसी सेम चीज़ को घुमा फिरा के चिपका रहा है। अगर आप 2 में यूज़ करोगे पहले और चौथे में तो बेटर साउंड करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सबमिट हुई थी, थोड़ा सा आपका पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि भाई सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, थीम क्या थी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी। इस पर हो सकता है ऐसे पूछ ले कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इलेक्शंस ये सब करवाया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ है वो यहाँ पे प्री इलेक्शन एक्टिविटीज़ में, इलेक्शन डे एक्टिविटीज़ में, पोस्ट इलेक्शन और अदर एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ है टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आपको याद रखना है टी फ्रेमवर्क, टी, ठीक है। टी से क्या होगा, टी से ट्रांसपेरेंसी, ई से एफिशिएंसी और ए से एक्सेसिबिलिटी। क्या आप अभी भूलेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी आती है ICT से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से। अब क्या ये क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इस पर कोई ऐसा है तभी उसी पर रिस्ट्रिक्टेड है? कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो कि हम ICT का यूज़ करके हम ट्रांसपेरेंसी बिल्ड कर सकते हैं, फिर लपेटना आपका काम है, ठीक है। आप वो चीज़
जब नॉलेज गैदर करोगे तब आएगा। आपको कीवर्ड याद आने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि कीवर्ड ही आंसर दिलाएंगे। जब ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी लिखोगे तो ऐसे में उसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी करना है कि हाँ ट्रांसपेरेंसी। या फिर अगर आर्गुमेंट आता है तो आर्गुमेंट में आप जब लिखते हो 1 2 3 4, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है लिखने का कि इट विल बिल्ड ट्रांसपेरेंसी, अंडरलाइन किया, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तुम, ठीक है। इट विल बिल्ड एक्सेसिबिलिटी, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तुम, ठीक है। तो उस चीज़ को अंडरलाइन करके, तो ये क्या है, एकदम से तुरंत नज़र में जाती है कि अच्छा ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करेगा। अगर वो मान लो कि पूरा ऐसे नहीं पढ़ना चाहते तो आपको पढ़ेगा अच्छा ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करेगा, एक्सेसिबिलिटी करेगा, एफिशिएंट करेगा सिस्टम को, ठीक है। तो आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने सिर्फ 3 को हाईलाइट कर रखा है अभी के लिए। सिर्फ तुम 3 को यूज़ करो, कैसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी बिल्ड किया जाएगा, जिसमें कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कम होंगी। वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, अब जैसे कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो एज अ वोटर, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो खुद को इलेक्टोरल रोल में। तो ये क्या है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और वोट से मुझे याद आया, आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि जो राइट टू वोट है वो किस तरह का राइट है। ये आई थिंक मल्टीपल टाइम सिविल सर्विसेज में और सीएपीएफ दोनों में आई थिंक ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में तो पक्का पूछा जा चुका है, तो आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखिएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल नंबर 326 में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, ठीक है। और वोटिंग एज किस अमेंडमेंट से डिक्रीज़ की गई थी, फ्रॉम 21 to 18, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी गेन्स इन इलेक्शंस, ऑफिस मैनेजमेंट प्रोसेसेस थ्रू टेक्नोलॉजी, इंप्रूव सर्विसेज फॉर ऑल वोटर्स विच इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। तो ये कैसे कोऑर्डिनेशन वगैरह करके बना के एफिशिएंसी लाएगा सिस्टम में, ठीक है। बाकी चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन टी फ्रेमवर्क को मत भूलना, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी थ्रू यूज़ ऑफ ICT, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस को हम याद करेंगे DCD से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, DCD, डीप फेक साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक साइबर सिक्योरिटी, एंड दिस D इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डीप फेक क्या होता है, डीप फेक होता है जहाँ पे किसी का, आपने देखा होगा, किसी का मतलब कोई वीडियो होता है उसमें ऑल्टरेशन कर दिया जाता है और ऐसा लगता है कि मतलब यही बंदा बोल रहा है, जबकि उसने वो बोला नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आप एग्जांपल, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS कृष्णमूर्ति, डीप फेक वीडियो सर्कुलेटेड ऑन EVM हैकिंग जस्ट बिफोर द इलेक्शन। यानी कि अगर मान लेते हैं मोदी जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो उनकी जगह राहुल गांधी का लगाया जा सकता है, या फिर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उनकी जगह मतलब ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये मोदी जी बोल रहे हैं। तो मतलब वो आपने देखे होंगे उस तरह के वीडियोज़, तो उनको डीप फेक बोलते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क रहते हैं, एंड यू नो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। फिर आपका यहाँ पे डिजिटल जो डिवाइड, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे हमारे अभी भी इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर चीज़ आती है तो वहाँ पे या तो आप यूनिवर्सलिटी एक्सेसिबल ऑफ टेक्नोलॉजी लिख सकते हो, या फिर सिंपल याद रखो डिजिटल डिवाइड है। ये एक डिवाइड है, यहाँ पे वो लोग हैं जिनको एक्सेस है टेक्नोलॉजी का और ये वो लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है। अभी भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, भैया ये तो इतना ज़्यादा एवरग्रीन है कि कुछ पूछो नहीं, इतना ज़्यादा एवरग्रीन है। तो जब भी तुम चैलेंजेस को गिना रहे हो ना, इसको कभी मत भूलना, लैक ऑफ अवेयरनेस को हर जगह यूज़ आ जाता है। अब मान लो कि कोई एनवायरनमेंट का कोई क्लाइमेट चेंज पे है, अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस, कहाँ नहीं काम करेगा लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। आप कुछ भी बता दो मुझे, मैं लैक ऑफ अवेयरनेस को वहाँ घुसेड़ दूंगा, पक्का घुसेड़ दूंगा, ठीक है। वो आपको सोचना कि वो लैक ऑफ अवेयरनेस से कैसे उस चीज़ को लिंक करना है, कैसे उसको थोड़ा सा उस पर एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो याद रखना है, अगेन हमने क्या क्या सीखा अभी, टी फ्रेमवर्क सीखा, आपका ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, यूज़ ऑफ ICT। उसमें आपके चैलेंजेस क्या हैं, डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डिवाइड। सिर्फ अभी के लिए इतने ही हमें याद रखने हैं। बाकी भी कुछ होते हैं जैसे कि लोन वोल्फ टेररिज्म, वो सब अभी नहीं, जितना अभी मैं बता रहा हूँ उतना से। और वोटर्स का मैनिपुलेशन, अगर आप ये देख सकते हो तो देख लो वोटर का मैनिपुलेशन। जैसे कि 2017 के जो इलेक्शन कैंपेन्स हुए थे USA में, वहाँ पे कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्या मतलब वर्क किया था इनके कैंपेन के लिए, जहाँ पे फेसबुक अकाउंट्स का जो डेटा है उसको सेल वगैरह किया गया था, उसको यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। आप सिंपल भी अगर लिख दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लिखते हो वोटर्स मैनिपुलेशन, कि इस तरह से वोटर का मैनिपुलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका इंसिडेंट इन US इलेक्शन 2016। तुमको खुद भी नहीं पता ना क्या था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने इतना शॉर्ट में लिख दिया ना, तुमको समझ आ गया, या फिर एग्जामिनर को समझ आ गया कि हाँ तुम्हें आता है, भले तुम्हें नहीं आता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड,
अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, डोमेस्टिक लॉस को स्ट्रेंथन करना है, अगेन वेरी एवरग्रीन। तो मैंने एवरग्रीन वाले, मेरा हमेशा फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहता है कि भाई क्या ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग ज़्यादातर जगहों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लाइमेट चेंज पे अभी लिखने को दे दूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डोमेस्टिक लॉज हैं कंट्रीज़ के, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो देखो कितना अच्छा, कितना भरपूर, कितना होलिस्टिक, कितना मतलब संपूर्ण है ना, सर्वगुण संपन्न पॉइंट लग रहा है। चाहे भले हमें खुद को नहीं पता क्या कौन से लॉ को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन करेंगे बस। आप खुद देख लो, विजन वाले खुद वही करते हैं लॉ को स्ट्रेंथन करो। और जो अभी चैलेंज में देखा था लैक ऑफ अवेयरनेस, ये हर जगह लैक ऑफ अवेयरनेस डाल के रखेंगे, ठीक है। तो तुमको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो डोमेस्टिक लॉस को स्ट्रेंथन करना है, हमेशा वे फॉरवर्ड में चिपका सकते हो। अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, ठीक है। डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी, और थोड़ा सा उसके स्पेसिफिक भी होना चाहिए, कुछ जनरलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए जैसे अकाउंटेबिलिटी, डोमेस्टिक लॉज को स्ट्रेंथन करो, कोई एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या जनरलिस्टिक चीज़ें हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक लिख दो थोड़ा सा कि डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी यूनिट होनी चाहिए इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वुमेन इन जुडिशरी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैड एन ऑल वुमेन बेंच विच वॉज ओनली द थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री। ऑल वुमेन बेंच पहली बार रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जजेस बेंच कौन से केस में थी, केबीसी केशवानंद भारती केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ऑल वुमेन बेंच, यानी सारी उसमें वुमेन ही थी। तीसरी बार हुआ है, पहली बार 2013 में, 2018 में दूसरी बार, और तीसरी बार 2022 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से केस को देखने के लिए ये आपका बैठा था। ये आपका पेपर 1 में बन सकता था। तो दिस थर्ड ऑल वुमेन बेंच हर्ड ट्रांसफर पिटिशंस इन्वॉल्विंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और बेल मैटर्स को देखने के लिए थर्ड वुमेन बेंच जो है, ऑल वुमेन बेंच जो है बैठी है। अब यहाँ पे आपका पेपर 2 में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी देख लीजिए कितना है, ठीक है। जजेस का अगर बात करें, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है 35% रिप्रेजेंटेशन है, हाई कोर्ट्स में 13.2 है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 12.5% ऑफ द जजेस आर आपकी वुमेन। अभी तक कोई भी CJI वुमेन नहीं बनी है, इस चीज़ को लिख सकते हैं। 5 ऑफ द 11 वुमेन, इसको नहीं, इसको चाहें तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऐसा डेटा है जो आपके दिमाग में तुरंत घुस रहा है, उसको रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। बाकी आपकी आप 10 चीज़ें, 10 डेटा याद कर लो कि ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। लिखा तो सब कुछ है, लेकिन जो तुम पेपर में लिखोगे उसके बेसिस पे नंबर मिलेगा, और पेपर में तुम वही लिख पाओगे जिसको रिवाइज कर पाओगे। तो उसी हिसाब से चीज़ें देखो। ओनली 15% और वुमेन एडवोकेट। और ये चीज़ देखो कि 5 हाई कोर्ट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे कोई वुमेन जज नहीं है। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो कि आज तक इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस को, आज तक कोई वुमेन CJI के पोस्ट पे नहीं है और आई है। और अभी सिर्फ 5 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसके पास कोई वुमेन जज नहीं है। और अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी पे आता है तो ये थोड़ी ना तुमको देगा कि अभी हाल ही में ऑल वुमेन बेंच बैठी है। हो सकता है दे दे, लेकिन उसके चांसेस बहुत लीस्ट हैं। तो इससे तुम क्या करोगे, स्टार्ट करोगे अपने उस चीज़ को। या फिर अगर मान लेते हैं जुडिशरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कहीं पे भी आता है, फिर कुछ इस तरह का आता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को हमारे दर्शाया जाता है, तो वहाँ पे इससे आप स्टार्ट ले सकते हो कि रिसेंटली अभी ऑल वुमेन बेंच बैठी है, और वो भी थर्ड टाइम, ओनली द थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री। इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस को, उसके बावजूद भी। सिग्निफिकेंस क्या है वुमेन इन जुडिशरी की, एक तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि डाइवर्स सेक्शन जब रहेगा तो डाइवर्स ओपिनियन आएगा, डाइवर्स ओपिनियन आएगा तो बेटर जजमेंट पास हो पाएगा। इससे पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वुमेन है, अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन होगा जुडिशरी में तो अपनी प्रॉब्लम को, कोई भी जेंडर है, जैसे वुमेन है तो वुमेन ज़्यादा ढंग से समझ पाती हैं, या फिर उनको अगर मान लो कि कोई वुमेन, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो वो एक मेल जज या फिर फीमेल जज किसको ढंग से बता पाएगी, ऑब्वियस से बात है फीमेल जज को। तो इससे क्या है, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ वुमेन बढ़ेगी। इसके लो रिप्रेजेंटेशन के रीजंस क्या हैं, तो सोशल फैक्टर रीज़न है, बिकॉज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं करियर में। फिर अगर बात करें, कुछ हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो 7 कॉन्टिन्यूअस ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस चाहिए, और वो इस एज ब्रैकेट में होना चाहिए, और ये एज ब्रैकेट होता है जहाँ आप अपनी फैमिली को संभालते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल फैक्टर्स भी है कि पूरी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वुमेन के हाथ में होती है। तो उस टाइम में काफ़ी सारी वुमेन होती हैं जो क्विट कर देती हैं, जो कि एक बेटर डिसीजन मेकिंग लेके आ सकती हैं ऑन द टेबल, जिससे कि बेटर जजमेंट पास हो सकते हैं। वो चीज़ जो है, ये सोशल फैक्टर की वजह से उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेन का डेमोक्रेसी। जेंडर डिस्पैरिटी इन दी जुडिशरी, एक्सेप्ट फॉर 1 वुमेन जज टिल नाउ नो वुमेन जज हैज़ मेड टू द सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। देख सकते हैं कितने सारे फैक्ट्स हैं कि अभी तक सिर्फ एक वुमेन जज को अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में नहीं आ पाई है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक नहीं बनी है, जो ऐसा पॉसिबल है कि 2027 में जाके बनेंगी, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो लो एलिवेशन ऑफ वुमेन एडवोकेट्स फ्रॉम बार टू दी बेंच।
वे फॉरवर्ड क्या है, कंड्यूसिव वर्क प्लेस होना चाहिए। और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं रिजर्वेशन किस तरह का, और अगर आप ये लिखते हैं पॉजिटिव रिजर्वेशन, ठीक है भाई, दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो भी आप SC/STs को मिलता है रिजर्वेशन, या फिर वुमेन को कहीं पे भी रिजर्वेशन है जो हमारी गवर्नमेंट देती है, वो एक पॉजिटिव तरह का रिजर्वेशन है, जिस उससे हो किस लिए दिया जाता है, ताकि वो जो तबका है वो समाज में आगे बढ़ सके, ठीक है, वो भी बराबरी में आ सके बाकी जो तबका है सोसाइटी का उससे, ठीक है। तो रिजर्वेशन इन दी हाई जुडिशरी अप टू 50% एज सजेस्टेड बाय द XCGI, हायर रेट ऑफ प्रमोशन होना चाहिए, और रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम इन सच वे दैट इट टीचेस वर्क लाइफ बैलेंस सच एज चाइल्ड रेजिंग एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी मीनिंगफुली शेयर्ड बाई बोथ मेन एंड वुमेन। दोनों को शेयर करनी चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ ऑफ चाइल्ड है, वो तो भाई मैन नहीं कर सकता, वुमेन नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद जो उसकी फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो उसका रेजिंग एंड केयरिंग है, वो मेन और वुमेन दोनों कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। अब आते हैं अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Prime Minister launched the government's aspirational block program ABP, which is aimed at improving performance of blocks lagging on various development parameters. It is based on the model of aspirational district program. तो आपने aspirational district program के बारे में ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। aspirational district वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं ऑन द डेवलपमेंट। अब aspirational district का मतलब ये मत स्टेटमेंट बना देने को दे सकता है, क्यों देगा, क्योंकि aspirational block program अभी लॉन्च हुआ है बेस्ड ऑन दी मॉडल ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पूछेगा तो वो इसका मतलब ये नहीं अरे तो 2018 की करंट अफेयर कहाँ से पूछ लिया, वो किस लिए पूछा अभी आप समझ गए। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था टू कवर 112 डिस्ट्रिक्ट। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल सुन के आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं डेवलपमेंट में, तो उनके लिए लाया गया था 2018 में। काफ़ी इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया। अब उसी के तर्ज पे ब्लॉक लेवल में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लाया गया। कवरेज की अगर बात करें तकरीबन 500 ब्लॉक्स को कवर करेगा, जिसमें कि ज़्यादा जो हाफ ऑफ दीज ब्लॉक्स हैं वो इन 6 राज्यों में होंगे, यूपी, बिहार, MP, झारखंड, उड़ीसा। कहीं याद करना है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो कि यहाँ तकरीबन 500 ब्लॉक होंगे। अब याद करने वाली क्या चीज़ है, पेपर 1 के लिए मैं पीले से उसको मार्क करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका पहला अनाउंसमेंट हुआ था यूनियन बजट ऑफ 2022 और 23 के, और 2023 और 24 के बजट में भी इसको इस बार मेंशन किया गया था। तो ये अगर स्टेटमेंट बन जाता है कि इट वॉज फर्स्ट मेंशन इन द यूनियन बजट ऑफ 2023-24, गलत। पहली बार इसका अनाउंसमेंट 2022-23 में हुआ था। किसका, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाला 2018 में आया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। की इंडिकेटर्स यहाँ पे 15 की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे आपके। अभी हम देखेंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, उसका टोटल 49 इंडिकेटर्स थे, 49, इसमें 15 की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इसमें आपकी पीरियोडिक रैंकिंग आएगी, और इसमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करने और कॉन्वर्जेंस। अभी इसके मैं 3C बताता हूँ आपको, फिर बाद में इन सारी चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले तुम्हें इन 3C अप्रोच पे फोकस करना है, और इस 3C अप्रोच को अब बाकी जगहों में भी यूज़ करना है। ये 3C क्या है, कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिशन। कॉन्वर्जेंस किसका, क्रिएट कॉन्वर्जेंस अमंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ओवरकम कंस्ट्रेंट। अब स्टेट के कुछ अलग अपने चल रहे इनिशिएटिव्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अलग इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो उनको भैया कॉन्वर्ज करके, क्योंकि एट द एंड हमें करना डेवलपमेंट है ना, तो उनको कॉन्वर्ज करके डेवलपमेंट पे फोकस करो। कोलैबोरेशन, किसका कोलैबोरेशन, तो जितने भी आप ये बोल सकते हो स्टेट, जैसे कि PCS ऑफिसर्स हैं और IAS ऑफिसर्स हैं, मतलब स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव के हिस्से हैं और आपके जो यूनियन के हैं, उन सबको कोलैबोरेट करो। दिस एम्प्लाइज फॉर्जिंग अ कॉपरेशन बिटवीन द सिविल सोसाइटी एंड द फंक्शनरीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडीज। सबको एक ही काम पे लगाओ। कंपटीशन करो, कंपटीशन करवाओ। कैसे, डिफरेंट, जैसे आपने जिस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो आपने जैसे कंपटीशन करवाया था, ऐसे डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में कंपटीशन कराओ। प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट यूजिंग द चैम्पियंस ऑफ चेंज मॉनिटरिंग अवार्ड। तो ये 3C अप्रोच ऑफ ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ये 3C अप्रोच है, जिसको कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी यूज़ किया जाएगा। अब ये कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, इसको आप काफ़ी जगह, ऐसे नहीं कि जब इस पे कुछ आएगा तभी यूज़ करोगे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो कि भाई कॉन्वर्जेंस ऑफ स्कीम कर होना चाहिए। कुछ भी ऐसा आ जाए, सीधे कॉन्वर्जेंस ऑफ स्कीम करवा डालो, ठीक है। वे फॉरवर्ड में जब कंक्लूड कर रहे हो तो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क, नया पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट करवा दो सीधे। कौन देख रहा है, होता ही रहता है। गवर्नमेंट, नीति आयोग भी देखो यही सारी चीज़ें एडवाइस करती रहती है। तो इसी वजह से इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है कि कॉन्वर्जेंस स्कीम, कोलैबोरेशन होना चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का। अब देखो कितना बढ़िया ऐसे लगेगा जब आप ये चीज़ लिखोगे कि देयर इज़ अ नीड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन दी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स
डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर मतलब जिनका कोई ना कोई स्टेक होता है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, और ज़्यादातर पता है स्टेक होल्डर बहुत बड़ा टर्म होता है। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ में कौन कौन स्टेक होल्डर है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जनता है, सभी आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स। तो सारे स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो ये चीज़ तो कहीं पे भी यूज़ की जा सकती है ना। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं एडीपी के, देखना है देख सकते हो, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, की इंडिकेटर्स 49 की पैरामीटर्स थे एडीपी में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जिनको 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स में बांटा गया था, जिसमें कि 2 तरह की रैंकिंग हुआ करती थी या फिर होती हैं, डेल्टा रैंकिंग और बेस लाइन रैंकिंग। ठीक है, बस इतना याद रखना है, डेल्टा रैंकिंग कैप्चर्स द इंक्रीमेंटल चेंज इन द डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग बेस्ड ऑन दीज KPIs, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड कैप्चर्स द डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेयर्ड टू बेस लाइन ईयर। जैसे कि हम बेस लाइन इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, कि जैसे जीडीपी एट रियल जीडीपी क्या होती है, जब उसको हम किसी बेस लाइन या फिर एक कांस्टेंट प्राइस से उसको हम कंपेयर करते हैं। तो एक कोई बेस लाइन है जहाँ पे हम बेस ईयर, जैसे कि CPI WPI यहाँ पे बेस ईयर होते हैं, तो वैसे बेस लाइन ले लिया, उसके बेसिस पे फिर हम डेवलपमेंट को ट्रैक करते हैं। तो 2 तरह की रैंकिंग होती है, डेल्टा रैंकिंग और बेस लाइन रैंकिंग। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करी जाएगी। अब ब्लॉक डेवलपमेंट पे क्यों फोकस करना? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगेन यार ये चीज़ ऐसी है एवरग्रीन चीज़। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें कि सबका डेवलपमेंट हो रहा है, अमीर का, गरीब का, विमेन का, मेन का, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका, ट्राइबल्स का, सबका डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लोकली अडेप्टेबल प्लानिंग, ये मैंने तुम्हें बताया होगा अगर तुमने पिछली बार प्रिपरेशन किया होगा CAPF का मेरे साथ, तो मैंने आपको ये बताया था कि वी नीड टू गिव ऑन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। क्यों बताया था? अब देख लो, विजन खुद चिपका रहा है उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कहीं मेरे दिमाग में आया होगा, मैंने भी बताया होगा, तो मैंने यहीं कहीं से देख के बताया होगा, है ना। तो फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का मतलब क्या है? कि भाई एक साइज़ है, बस उसी में सारे कोई फिट हो जाओ। क्यों? क्योंकि सबकी नीड अलग होती है, सबकी डिमांड अलग होती है। तो ये जो अप्रोच है ना, वन साइज फिट अप्रोच, कहीं पे फिट बैठ ही नहीं सकता है। ठीक है, और ये चीज़ अगेन हर जगह यूज़ हो सकती है कि वी नीड टू गिव अप ऑन दी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, क्योंकि सबकी नीड अलग होती है। ट्राइबल की भाई नीड अलग है। अगर कोई अंडमान निकोबार में रह रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि तुम हमारे पास मत आओ। ठीक है, ट्राइबल्स के लिए क्या है कि हमारे यहाँ हमको जैसे जी रहे हैं जीने दो, जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मत दो, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होगा। अगेन ग्रास रूट पार्टिसिपेशन यानी कि एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं बॉटम अप अप्रोच। कॉन्वर्जेंस, देख रहे हो, कॉन्वर्जेंस एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट, हर चीज़ में कॉन्वर्ज। और SDGs को कभी मत भूलना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कभी मत भूलना। ये मैंने आपको याद करवाया था पिछली बार भी, अगेन मैं इस पर नहीं होगा एक वीडियो बना दूंगा। SDGs रटे होने चाहिए। अगर SDG लिख देते हो ना कि SDG दिस, जैसे कि पहला SDG है पॉवर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है, दूसरा बात करता है हंगर की, तीसरी बात करता है हेल्थ की, तो वो चीज़ अगर लिखोगे, अगर मान लो हेल्थ पे कोई आ जाता है ऐसे या फिर कोई भी आर्गुमेंट वगैरह, तो अगर लिखोगे कि SDG 3 भी इसकी बात करता है, और कहीं ना कहीं अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारा SDG 3 का जो टारगेट है वो फुलफिल होगा। तो एक तरह से आप एक उसमें ब्राउनी पॉइंट डाल रहे हो। लिखने को तो तुम ये भी लिख सकते हो कि हाँ ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करेगा, लेकिन वहीं अगर तुम नंबर लिख दो तो एग्जामिनर के माइंड में एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा ना। अगर नंबर याद नहीं है तो फिर लिख दो कि ठीक है इट विल फुलफिल वन ऑफ द क्रिटिकल टारगेट्स ऑफ SDGs, लेकिन अगर नंबर याद है तो वो और भी अच्छा, क्योंकि वहाँ पे फिर एक तरह से बोल बच्चन नहीं होगा, वो एक्चुअल में आपने उस चीज़ को मेंशन किया है। तो उसको मैं आपको याद करवाने की टेक्निक एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उसको आप याद अभी से हर उसमें कोशिश करिए कि रिकॉल करिए कि इसमें कौन सा SDG, इसमें कौन सा SDG है। 17 है, 17 में कोई ना कोई तो फिट बैठ ही जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रीलिम्स बोल रहा हूँ, पेपर 1 के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है कि 2022-23 में सबसे पहले आया बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें कि 49 इंडिकेटर्स हुआ करते थे ऑन ब्रॉड 5 सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स थे। अभी 15 की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो या फिर KSIs हैं, और इसमें आपका वो 3C अप्रोच आपको नहीं भूलना है, क्या, कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट है यार, देख लो अपने से, इसको कर लेना। ठीक है, इसमें तो उतना कुछ है नहीं, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कंटेंट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर 1 के लिए। रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स, इसमें थोड़ा सा देख सकते हो कि आफ्टर इंप्रूवमेंट इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया काफ़ी इंप्रूव किया है। तो ये जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें कि इन 2022 इंडिया वाज रैंक 77th आउट ऑफ 140 कंट्रीज़, और इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इनको भी इस तरह से याद किया करो कि पेपर 2 में कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है इसका। अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि
हमने वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स में काफ़ी इंप्रूव किया है। तो अगर इसका रैंकिंग आपको पता है तो उसका आप मेंशन कर सकते हो, अगर इसका कोई ऐसे इस पे बेस्ड या फिर कोई आर्गुमेंट आता है तो कोशिश किया करें कि जो पेपर 1 की चीज़ें उनको भी पेपर 2 में यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कम पढ़ेंगे, और उतना जो कम पढ़ेंगे उसको बार बार पढ़ेंगे, रिकॉल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और आंसर भी आपका इफेक्टिव होगा। याद ये बात मेरी रखिएगा कि आंसर उसका इफेक्टिव नहीं होता, ये अगर ये माइंडसेट में आप मत रहिए कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसका आंसर अच्छा होता है। एक थ्रेशोल्ड होता है कि हाँ इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको आप कितना रिकॉल कर पाते हो, कितना अपना दिमाग लगा पाते हो कि कौन सी चीज़ को मैं मल्टीपल जगहों में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, वो उसका आंसर जो है बेटर बनता है। बाकी तो इसमें मुझे कुछ लगता नहीं पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि मैं अलग से आपको पेपर 1 के लिए अलग से चीज़ें करवाऊंगा या फिर करंट अफेयर्स अलग से करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो इंटरनेशनल रिलेशंस ये हम लोग अपने अगले टॉपिक पे देखें, अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपना जो सजेशन या फिर कोई सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखिएगा। और बाकी आप लोगों का CAPF पेपर 1 के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेडिकेटेडली 3 महीने में, तो अभी आपका एक कोर्स आ रहा है जो कि कंबाइंड होगा CDS 2 2023 एंड CAPF 2023 जो आपका एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए, ठीक है। एंड दैट कोर्स विल कमेंस फ्रॉम द 1st May। थैंक यू।